नेपाल की लोक कथाओं में से आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आज भी, जी हाँ, आज भी अंधेरी रातों में सुनसान पुलों पर मुसाफिरों के दिलों में खौफ बनकर जिंदा है। वैसे तो कहते हैं कि मौत के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सच ना हो तो? चलिए, इसी सवाल के साथ आज की कथा की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो जिंदगी और मौत के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर चलती है। तो ये कथा है मुरकट्टा की, एक ऐसी दुष्ट आत्मा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक भयानक भूकंप के बाद सदियों की गहरी नींद से, या कहूं तो कैद से आजाद हो गई। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मुरकट्टा आखिर है कौन? देखिए, इसके नाम का सीधा सा मतलब है जिसका सिर कटा हुआ हो। ये कोई आम भूत नहीं है, बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है, खासकर उन लोगों के दिलों में जो रात में अकेले सफर करने की हिम्मत कर बैठते हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस लोक कथा को एक असली घटना से जोड़ा गया है। काठमांडू का जो ऐतिहासिक धरहरा टॉवर था, जो नेपाल की शान हुआ करता था, वो 2015 के विनाशकारी भूकंप में ढह गया। और किवंती कहती है कि इस तबाही ने सिर्फ इमारत को ही नहीं तोड़ा, बल्कि सदियों से उसके नीचे कैद एक बहुत बुरी आत्मा को भी आजाद कर दिया, और इस आत्मा ने पास के काले पुल को अपना नया ठिकाना बना लिया। अब इसके काम करने का तरीका समझिए, बड़ा ही अजीब है। मुरक्कट्टा चुपचाप आपके पीछे चलने लगता है, आपके कदमों से कदम मिलाता हुआ। आपको सिर्फ एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई तो है पीछे। ये एक तरह का दिमागी खेल है, आपकी हिम्मत की परीक्षा। और नियम बहुत साफ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि जिस पल आपकी निगाहें उससे मिली, समझ लीजिए उसी पल आपकी रूह उसकी हो गई। मतलब साफ है, मुरक्कट्टा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हमला करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत आपका डर ही है। तो अब हम इस आम लोक कथा से एक खास कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है रंजन की, एक ऐसा आदमी जिसकी यात्रा उसे सीधे मुरकट्टा के रास्ते पर ले आई। रंजन कई सालों के बाद अपने घर जा रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका रास्ता, और खासकर वो काला पुल, एक ऐसे भयानक राज को छुपाए हुए है जिसका सामना करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी पत्नी नेहा ने उसे जाने से पहले आगाह किया था। ये सिर्फ एक पत्नी की चिंता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जो आने वाले खौफ का एक साफ संकेत दे रही थी। लेकिन आप जानते हैं, कभी कभी किस्मत की लिखी को टाला नहीं जा सकता। और यही कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी अचानक से सड़क पर आ जाता है। वो रंजन को न केवल मुरकट्टा के बारे में चेतावनी देता है, बल्कि उसे कुछ पुराने सिंदूर लगे हुए नेपाली सिक्के भी देता है, और कहता है इन्हें खुद से कभी अलग मत करना, और फिर घने कोहरे में कहीं गायब हो जाता है। चलिए अब उस रात के सबसे भयानक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जब रंजन का सामना उस चीज से हुआ जिस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन था। हुआ ये कि ठीक उसी प्रेतवादित जगह पर, धरहरा टॉवर के खंडहर के पास, रंजन की कार बंद पड़ जाती है। लंबा सफर था, इंजन गर्म हो गया, आसपास कोई नेटवर्क नहीं, वो पूरी तरह से अकेला और फंसा हुआ है, ठीक उसी जगह जहां उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब आतंक धीरे धीरे बढ़ता है। पहले उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, फिर हवा में एक अजीब सा मंत्र गूंजता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे अपनी पत्नी और उस बूढ़े की चेतावनी दोनों याद आती हैं, लेकिन डर और जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है, और वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो पीछे मुड़कर देख लेता है, और जो मंजर वो देखता है वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक है। एक बिना सिर वाला धड़ जिसके हाथ में उसका अपना ही कटा हुआ सिर है, और सबसे भयानक बात, उसकी आंखें गर्दन पर नहीं बल्कि उसकी छाती पर हैं, और वो बिना पलक झपकाए सीधे रंजन की आत्मा में झांक रही हैं। अब रंजन ने मुरकट्टा को देख लिया था, जिसका सीधा मतलब था मौत। तो फिर वो बचा कैसे? चलिए अब इस लोक कथा के उन नियमों को समझते हैं जो सिर्फ डराते नहीं हैं, बल्कि कभी-कभी बचने का रास्ता भी दिखाते हैं। तो यहाँ दो ही रास्ते थे। पहला, पीछे देखना, जो कि मौत को दावत देना था, और दूसरा, अगर उसके पास आने का एहसास हो तो तुरंत जमीन पर एक लाश की तरह लेट जाना। कहानी कहती है कि मुरक्कट्टा बेजान शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। और यहीं उन रहस्यमयी सिक्कों का राज खुलता है।
कहते हैं कि जैसे ही मुरकट्टा रंजन के करीब आया, उसकी जान उन सिक्कों में समा गई। उसका शरीर तो बेजान होकर गिर पड़ा, लेकिन वो मरा नहीं था। उन सिक्कों ने एक सुरक्षा कवच की तरह काम किया। लोक कथा का एक और जरूरी नियम यह है कि मुरकट्टा एक रात में सिर्फ एक ही शिकार करता है। रंजन को एक बेजान शरीर समझकर छोड़ देने के बाद उस रात के लिए उसका शिकार पूरा हो चुका था, इसलिए रंजन अब सुरक्षित था। तो इस कहानी के नियम बड़े अजीब लेकिन साफ हैं। बचाव जानकारी में है और कभी-कभी मदद ऐसी जगह से भी आती है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रंजन बेजान पड़ा था तो मदद एक ऐसी जगह से आई जो ये साबित करती है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। हुआ ये कि घबराई हुई नेहा रंजन को ढूंढते हुए उसी काले पुल तक पहुंच जाती है। उसे पहले रंजन की खाली कार मिलती है और फिर कुछ दूरी पर सड़क पर पड़ा उसका ठंडा बेजान शरीर। जाहिर है उसके लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट होता है और नेहा को सब कुछ समझाता है। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक रक्षक आत्मा था, एक ऐसी अच्छी आत्मा जिसका काम लोगों को मुरक्कट्टा जैसे खतरों से बचाना है। ये बात कहानी को एक नया मोड़ देती है कि जहां अंधेरा है वहां रोशनी की उम्मीद भी कहीं ना कहीं मौजूद है। रंजन और नेहा की कहानी तो उस रात खत्म हो गई, लेकिन मुरकट्टा की कथा वो आज भी जिंदा है। कुछ देर बाद रंजन को होश आ जाता है। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, पर जिंदा था। जब तक वो कुछ समझ पाता, वो रक्षक आत्मा वहां से जा चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे वो आई थी, एक रहस्य की तरह। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मुरकट्टा सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये नेपाल की संस्कृति में बसा हुआ एक डर है, एक जीती जागती किंवदंती। काठमांडू की भीड़भाड़ वाली गलियों से लेकर रुकुम जैसे दूर दराज के इलाकों तक लोग आज भी रात में उस काले पुल से गुजरने से डरते हैं। ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कभी किसी सुनसान अंधेरी सड़क पर किसी अलौकिक शक्ति से सामना हो जाए, तो क्या उम्मीद की जाए, एक मुरक्कट्टा की या एक रक्षक आत्मा की?